दूसरी तरफ यहाँ पे जब सीज फायर का ऐलान हुआ तो यहाँ पे मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो आपको लगता है यहाँ पर निवेशकों के जो पसंदीदा स्टॉक है उनमें और बढ़त बनती हुई दिख सकती है, या फिर अब थोड़ा धीरे धीरे करके मुनाफा वसूली करनी चाहिए? तो हर एक चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल्स एक्सपोर्ट के डिफेंस एक्सपोर्ट की स्थिति क्या है, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर लेके आते हैं। आप देखिए भारत की स्थिति क्या है, ये आप समझिए इसको। फिलीपींस की को दूसरी ब्रह्मोस मिसाइल बैटरी जो है वो अप्रैल में यहाँ पे दे दी गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। और वियतनाम से आप देखिए $700 मिलियन की ब्रह्मोस डील पर बातचीत जारी है। यहाँ पे इंडोनेशिया की बात करें, $450 मिलियन की डील के एकदम करीब पहुंच गए भारत यहाँ पे। और रक्षा एक्सपोर्ट को अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो 12% बढ़कर ये $2.76 बिलियन पे पहुंचा है, जिसमें पेट्रोल वेसल, रेडार, ड्रोन, मिसाइल, ये तमाम तरह की चीज़ें शामिल है। तो ये होगी पहली चीज़ यहाँ पे। अब निर्माण में आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ रही है। लखनऊ में ब्रह्मोस फैक्ट्री जो है वो शुरू हो गई है। सालाना 100 मिसाइल उत्पादन क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी यहाँ पे। रिलायंस की अभी हमने देखा, रिलायंस की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो रिलायंस की बेसिकली लिस्टेड जो है यहाँ पर कंपनी नहीं है। यहाँ पर हम लोग अनिल अंबानी की कंपनी की बात करें, लेकिन जर्मनी की जो डेसल्ट डिफेंस में यहाँ पर 10,000 करोड़ के गोला बारूद जो है वो निर्माण का यहाँ पर समझौता होता हुआ दिखा है यहाँ पे। इसके साथ ही 13 आप देखिए तेज ट्रैक डिफेंस प्रोक्योरमेंट, रडार, ड्रोन, राइफल, म्यूनिशन, तमाम तरह की चीज़ें शामिल हैं। और इसके अलावा जो रक्षा सौदे होते दिख रहे हैं, 63,000 करोड़ की राफेल एम की डील नेवी के लिए तय की गई है। 45,000 करोड़ में 156 स्वदेशी प्रचंड लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर की मंजूरी मिलती हुई दिखी है, QR सैम। और यहाँ पे स्टील फ्रिगेट्स की भी दिशा में प्रगति होती हुई दिखी है। तो ये तमाम तरह के बड़े सौदे हैं, बड़ी जानकारी हैं। अब ऐसे में इस नज़रिए से स्टॉक को भी देखना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं HAL की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की। यहाँ पर भारत की प्रमुख सरकारी एरोस्पेस कंपनी है। 2024-25 के लिए 300% का भी इन्होंने हाल ही में फाइनल डिविडेंड का भी ऐलान किया है। यहाँ पर ₹15 डिविडेंड देने का प्रस्ताव किया है यहाँ पर। प्रशांत सर, आपके हिसाब से HAL में क्या करना चाहिए, क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखो, डिफेंस एज ए सेक्टर में बहुत बुलिश हूँ, बट एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिस तरीके से लास्ट 6 महीने में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए जहाँ पे रैली भी हुआ और प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, बट जिस तरीके से जो इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे जो इंडियन इक्विपमेंट्स ने परफॉर्म किया है वो पूरा दुनिया ने देखा है। तो आई थिंक यहाँ आगे जाके Q1, Q2, Q3 में अच्छा खासा एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस ऑर्डर शायद सब कंपनीज को मिलेंगे। तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एक बड़ी कंपनी है जो एक्सपोर्ट फोकस्ड ज्यादा हाई रहेगा, जिस तरीके से इंडियन मार्केट्स में वो परफॉर्म किए थे। ओवरऑल यस, ऑर्डर बुक देखोगे तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 7 to 8 टाइम्स दी सेल्स उसके ऑर्डर बुक पड़े हुए हैं। 2 लाख करोड़ के आसपास उसके वैल्यू बुक ऑर्डर बुक पड़ा हुआ है। तो वो सब सप्लाई करने के लिए टाइम तो लगेगा, बट मुझे लगता है कि इसको एवरी डिप पे ऐड करना चाहिए। इसको ट्रेडिंग के हिसाब से देखना नहीं चाहिए, इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो सर अभी आपके हिसाब से अगर देखें तो एक अच्छे लेवल्स आपको कौन से दिख रहे हैं कि भाई कहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बार नीचे अगर कितने कहाँ तक आ सकता है ये देख लेते हैं। 4600 4700 के आसपास मिलता है तो एक बेस्ट बाइंग लेवल बन सकता है कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर नजदीक में देखते हो तो 5200 तक ये स्टॉक जा सकता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट ओवरऑल मेरे लिए टारगेट 6000 के आसपास है 12 महीने के व्यू के हिसाब से। ठीक है, 12 महीने के हिसाब से 6000 के लक्ष्य यहाँ पर प्रशांत आपसे सर देते हुए दिख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हल्दर जी से। सर BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और उनको लगता है कि जो स्टॉक है मल्टी बैगर बनेगा और बड़े बड़े नंबर्स को, टारगेट्स को पहुँचता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल के लिए 500 कब तक आता हुआ दिख रहा है? सर 500 कब आएगा ये तो बोलना बहुत ही मुश्किल है, बट मेरा टारगेट यहाँ पे और भी बहुत लंबा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी काउंटर में आपको, मतलब नेक्स्ट 3 साल एटलीस्ट अगर आप व्यू रखते हो जी, मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको 750 800 के ऊपर भी जाने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि जिस तरीके से ऑर्डर्स आता है इस कंपनी को, मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट भी फोकस कर रहा है डिफेंस को लेके। अब देखिए, द प्रॉब्लम इज शॉर्ट टर्म में इतना वैल्यूएशन ऊपर आ चुका है कि प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आया इतना। आप देखेंगे कि 400 के ऊपर भी आप देखेंगे कि 400 के ऊपर आने के बाद 400 के नीचे नहीं जा रहा है। सो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना कीजिए तो अच्छा है। मिनिमम 3 साल का व्यू यहाँ पे होना चाहिए, तब जाके BEL जैसे स्टॉक में आप निवेश कीजिए। मुझे लगता है कि 500 मैक्सिमम नेक्स्ट दिसंबर से पहले पहले आने का पॉसिबिलिटीज है। इसमें पहला टारगेट होना चाहिए 460,
460 आपको आते हुए दिखेंगे बहुत जल्दी। और अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, रिसेंटली 426 429 के आसपास आई थिंक एक हाई भी लगा। सो जी नियर अबाउट ऑल टाइम हाई के आसपास ही है, जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाई करना करंट जोन से थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक जो है नीचे नहीं आया। अब स्टॉक नीचे आना ही होगा ऐसा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन जो है मुझे लगता है कि करंट टाइम के हिसाब से थोड़ा बहुत ज्यादा हो चुका है। तो एक बार अगर हेल्दी करेक्शन मिलता है, उस करेक्शन पे आप बाय ऑन डिप करके जाइए। एंड हो सकता है कि आपको एक बार 395 से लेके 390 385 भी मिले। तो शॉर्ट टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए तो मैं यहाँ पे और मतलब यहाँ से मिनिमम 80% 100% में आरओआई नेक्स्ट तीन मैक्सिमम 3 साल में मैं दिखता हूँ। तो आपको एक बार डेफिनेटली बीएल जैसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और यहाँ पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे ये दो स्टॉक्स हो गए। भारत डायनामिक्स की बात करते हैं यहाँ पे। प्रशांत सर, क्वार्टर फोर में सेल्स तो यहाँ पे डबल होती हुई दिखी थी, स्टॉक में पिछले कुछ दिनों दबाव भी देखने को मिला। अभी आप कैसे देख रहे हैं यहाँ पे भारत डायनामिक्स को? सर आप अनम्यूट, जी जी प्लीज। इट्स ओपन। हाँ तो वो तो मुझे लगता है Q1 अर्निंग्स में भी अच्छा खासा एक परफॉर्मेंस आएगा और एबिटा मार्जिन इंप्रूवमेंट में भी फोकस रहेगा। जिस तरीके से प्राइस एक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि 2000 2100 ये एक टारगेट रहेगा Q1 अर्निंग्स के आसपास। मुझे लगता है कि इनका जो लास्ट Q3 Q4 उससे बेटर एक एबिटा मार्जिन का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है। जो मिसिंग था ये डिफेंस सेक्टर में, वो था एक एग्जीक्यूशन। तो अभी मुझे लगता है कि Q4 में ऑलरेडी वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दिखना चालू हो चुका है और आई थिंक Q1 में भी वो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अगर कंटिन्यू होता है तो स्टॉक 2100 के आसपास ट्रेड कर सकता है। ठीक है सर, इसके बाद हम लोग चलते हैं हल्दर जी के पास। सर टाटा पैटर्न को लेके क्या स्थिति है? जेफरीज की भी रिपोर्ट आई थी और 25 से 30% का अपसाइड तो अभी भी देख रहे हैं यहाँ पर। ओके देखिए, मुझे लगता है कि इस काउंटर अभी कंसोलिडेशन हो चुका है, होने के बाद थोड़ा बहुत अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2720 के आसपास, 2720 रहेगा स्टॉप लॉस। जिनके पास है बने रहिए, करंट जोन से फ्रेश बाय भी करके आप जा सकते हो। इसका पहला टारगेट होना चाहिए 3150 और उसके बाद होना चाहिए 3280 के आसपास। 3280 उसके बाद अगर सस्टेन करता है तो उसके ऊपर ही न्यू ऑल टाइम हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाय भी आप करंट जोन से करके जा सकते हो। ठीक है सर, और बीएमएल की बात का हम लोग करें यहाँ पर, तो अभी पीछे डीआरडीओ की तरफ से इनका जो बेसिकली बीएमएल मिनी रतन कंपनी और डीआरडीओ के साथ पैक्ट हुआ था, तब काफ़ी खबरों में आई थी। प्रशांत सर, बीएमएल में क्या सलाह रहेगी? वेरी पॉजिटिव अगेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन वाइज कंसर्न हो सकता है, ट्रेडिंग एट 50-55 पीई। और जिस तरीके से आपने न्यूज बताया है डीआरडीओ का, मैंने लास्ट 15 दिन या 1 महीने पहले पढ़ा था कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजीज है वहां पे ट्रांसफर हुआ है बीईएल और बीईएमएल के लिए। जो भी डीआरडीओ कोई अच्छा सा टेक्नोलॉजी डेवलप कर देता है, उनको अप्रूवल मिल जाता है गवर्नमेंट के हिसाब से आगे जाके उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, तो दे ट्रांसफर दो टेक्नोलॉजीज टू गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक बीईएमएल या बीईएल के लिए। तो बीईएमएल के लिए अच्छा खासा एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ है और आगे जाके 6 महीने और 1 साल के बाद जो वो टेक्नोलॉजी के ऊपर बड़े बड़े ऑर्डर्स आने की संभावना है, और वो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। तो वही सबसे स्टॉक्स रिसेंटली तो अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है। बेस्ट केस सिनेरियो में 5000 के आसपास मुझे लगता है कि ये स्टॉक जा सकता है वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, बट बेस्ट लेवल टू बाय वुड बी एनीवेयर बिटवीन 4000। ठीक है, 4000 ठीक है यहाँ पर। और अब हम लोग शिप बिल्डिंग के कंपनियों की बात कर लेते हैं यहाँ पे। और हल्दर जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा, और व्यूअर्स के भी बहुत सारे सवाल आए कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर। अभी यहाँ पर क्या शिप बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर मेन कहानी यही होती है कि आपको ऑर्डर मिल रहे हैं तो बात यहाँ पर बनती हुई दिखती है। यहाँ पे रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं यहाँ पर, तो उस तरह की चीज़ें होती है बहुत सारी। तो कोचिंग शिपयार्ड के ऊपर आपका क्या सलाह है कि कोशिश रहने की ज़रूरत है क्या यहाँ पर? देखिए, मुझे नहीं लगता ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम था वैल्यूएशंस। मैंने बहुत बार डिस्कशन किया ऑलरेडी कि 2350 2400 के आसपास वैल्यूएशंस बहुत महंगा लगता है मुझे, और मैं तो फ्रेश बाई करना चाहता हूँ 1950 से लेके 1900 से मैं बाइंग स्टार्टिंग करूंगा। तो मुझे लगता है कि अभी 2063 के आसपास चल रहा है, आज का लो भी है 2050 के आसपास। मुझे लगता है कि ये जो आज 1% ऊपर आया है, यहाँ से भी फ्रेश मुझे लगता है 100 पॉइंट से 150 पॉइंट नीचे आने का पोटेंशियल इस काउंटर में है। सो अगर वो आता है, उस केस में आप बाइंग स्टार्ट कीजिए। सो ऐसा कोई बाकी इसमें कोई और मैं प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता है इसमें। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन, क्योंकि बहुत ऊपर प्राइस था, ऑलमोस्ट 2570 के आसपास रिसेंटली टॉप बनाया था, और इसका पहले का जो टॉप है ऑलमोस्ट
2980 के आसपास था, तो जी 2980 के आसपास था। सो ऑब्वियसली आप जितना शॉर्ट टाइम फ्रेम में जितना स्पीड के साथ ऊपर जाएंगे उतना आपको नीचे भी आना पड़ेगा, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ। हम्म सो नीचे भी उतना तेजी से आना पड़ेगा। अभी 2064 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि फ्रेश 150 पॉइंट डाउनफॉल अभी भी पेंडिंग है इसमें। ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात कर लेते हैं। प्रशांत सर, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स दोनों पे आपकी क्या सलाह रहेगी? ओवरऑल जैसे प्रदीप जी ने बताया, वैल्यूएशन एक कंसर्न तो है ही है। मुझे लगता है कि अगर कंपैरेटिवली कोचिन शिपयार्ड और मज़गान डॉक्स और जिया शिपिंग करते हैं तो मज़गान डॉक्स मुझे बेटर लगता है, बिकॉज अगर पी वैल्यूएशन वाइज या प्राइस टू बुक वैल्यूएशन वाइज या आरओसी वाइज या आरओई वाइज अगर देखता हूँ, मज़गान डॉक्स लुक्स बेटर। मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन गैप है कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी और मज़गान के बीच में। तो अगर एज ए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली मज़गान में मुझे बेटर लगता है। अगर कभी भी Q1 अर्निंग्स अगर कुछ अच्छा आया तो मुझे लगता है कि जो गैप है वो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रो करने के लिए मैज़गान डॉक्स के पास अच्छा खासा है। बाकी किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए वेट करना है ना, वो नो बाय करना है तीनों स्टॉक, मुझे लगता है कि देखो तीनों में कोई चूज एंड पिक नहीं करना चाहिए, तीनों एक ही सेक्टर में है, इनको हाई फोकस रहेगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी को लेना है, इन्वेस्ट करना है, तो तीनों में इक्वल एक वेटेज बना के इसमें लेना चाहिए। और इट शुड बी अ पोर्टफोलियो स्टॉक, इट शुड नॉट बी अ ट्रेडिंग स्टॉक। तो मुझे लगता है कि टाइम बीइंग तो एक Q1 के अर्निंग की सबसे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी 5 to 6% लग रहा है तीनों में भी मुझे, और बेटर लग रहा है मैज़गान डॉक्स। ठीक है, हमें बेटर लग रहा है मझगांव डॉग आपको। और इसी बीच यहाँ पे एक व्यूअर हैं डोना नंडी जी, और वो सवाल पूछ रही हैं भारत डायनेमिक्स के ऊपर, कह रहे मूवमेंट क्यों नहीं, अप मूवमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? स्टॉक तो 2-2.5% तेज़ी पे है, हाँ, हालांकि आपका भाव आया नहीं आया ये बड़ा सवाल है। तो अगर आपके मन में कोई शंका हो तो मैम आप एक अपने सवाल को क्लैरिटी के साथ भेजिए, हम सर से पूछेंगे। अब हल्दर जी, मेरा आपसे सवाल ये है, अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर भी निवेशकों की सलाह मतलब निवेशक काफ़ी ज़्यादा बुलिश रहते हैं। यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है यहाँ पर, और अभी हाल ही में 416 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट भी इन्होंने किया था यहाँ पे, और बैक टू बैक 2-3 कंपनियों का अधिग्रहण किया। और जो यहाँ पे खास तौर पे ऐसी कंपनियां जो रोड कंस्ट्रक्शन में और उसके अलावा जो बारूद का यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस तरह की कंपनियों के साथ यहाँ पे देखने को मिला। अपोलो माइक्रो सिस्टम को लेकर आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पे? देखिए, मैं अगेन द सेम थिंग इज वैल्यूएशंस। मुझे लगता है कि करंट जो सीएमपी है 193 के आसपास, मुझे लगता है कि अगर मैं बाय करना चाहूंगा तो मैं 155 से लेके 160 के आसपास एक बार बाय करूंगा, 193 में नहीं। मुझे लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूएशन हो चुका है। लॉन्ग टाइम में मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन शॉर्ट टाइम में 2-3 महीने के लिए मुझे लगता है कि और डाउन साइड इसमें पॉसिबिलिटीज है। तो बाइंग रेंज रहेगा 155 टू 160 के आसपास। ठीक है, एक और जो यहाँ पे स्टॉक है पास डिफेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और स्प्लिट हुआ है यहाँ पे, खबर निकल के आया यहाँ पे, फेस वैल्यू 10 से 5 रुपये होती दिखेगी यहाँ पे। साथ ही एक्स डेट जो है यहाँ पर जो थी 4 जुलाई है, और साथ ही हम लोग अपने व्यूअर्स को बता दें कि इसको खरीदारी की जो लास्ट डेट है वो ट्यूसडे को 3 जुलाई के आसपास है यहाँ पे। अब सर प्रशांत सर, आपकी इस स्टॉक के ऊपर क्या सलाह रहेगी? बहुत सारे निवेशक इसके स्टॉक से जुड़े भी सवाल हम लोगों को भेजते हैं पास डिफेंस को लेकर, और एक अच्छी तेज़ी, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी से भी जुड़ी हुई है कंपनी। ऑब्वियसली जिस तरीके से ये बिजनेस मॉडल है बहुत स्ट्रांग है, डिफेंस स्पेस, ऑप्टिक डिफेंस, एरोस्पेस, वहाँ पे जो टेक्नोलॉजीज यूज होते हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, वो परास डिफेंस है। अगेन वैल्यूएशन इज ए कंसर्न। मुझे लगता है कि 100 पी के ऊपर जो चल रहा है वो जस्टिफाइड नहीं है, जिस तरीके से उसके आरओसीज आरओईज जो चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्राइस करेक्शन आना चाहिए। और जो आपने बताया अपने प्राइस स्प्लिट का, मुझे लगता है कि जब भी कोई बड़ा कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आता है, बोनस हो, प्राइस स्प्लिट हो, तो मुझे लगता है कि मैं उसको अवॉइड करता हूँ। एक बार वो कॉर्पोरेट एक्शन को न होने दो, उसका एग्जिट होने दो, जो भी सेलिंग प्रेशर और जो वॉल्यूम एडजस्टमेंट है एक बार सेटल होने दो, तभी उसको मैं उसमें फ्रेश पोजीशन वहां पे बनने की कोशिश करना चाहिए। टाइम बिंग स्टॉक लास्ट 2 महीने से, मतलब मई 1 तारीख से आप देखोगे इट वाज ऑलमोस्ट नियर 1000 रुपीज, और आज इसके आसपास 1600 के आसपास चल रहा है। जो मई और जून के बीच में जो रैली आई है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए, एनीवेयर बिटवीन एटलीस्ट 1500 के आसपास। और एक बार ये जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है वो भी एटलीस्ट होने दो, उसके बाद देखते हैं। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म वेरी बुलिश, शॉर्ट टर्म देयर विल बी प्राइस करेक्शन। ठीक है। अच्छा प्रशांत सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अमूमन आपका ये टाइम हो जाता है जाने का, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप 5 मिनट दे सकते हैं, क्योंकि आपकी पिक भी रह गई और 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर रह गए हमारे। अगर बहुत जल्दबाजी है सर, लेट हो रहे हैं आप, तो हम आपकी पिक्स के साथ भी हम लोग सम अप कर सकते हैं यहाँ पर। Yes, I have a second meeting at 11:15, so we can continue. वी कैन कंटिन्यू सर? Yeah, 5 minutes we can continue. ओके, थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे हल्दर जी आपसे सवाल है, अस्त्र माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स में क्या करना चाहिए यहाँ पर? ओके,
देखिए मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से इसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे कि 154 करोड़ के आसपास है। हम्म। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जिसका मार्केट कैप अभी है 9,823 करोड़ के आसपास है। सो फंडामेंटल को लेके मेरा ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द प्रॉब्लम इज अगेन वैल्यूएशंस। मुझे लगता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आया है और भी पोटेंशियल इसमें है। मुझे लगता है कि 950 960 तक आने का पोटेंशियल है। वहां पे आता है तो उस केस में मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। जिनके पास है आप एक बार एवरेज कीजिए, अभी नहीं 950 960 के आसपास। स्टॉक काफ़ी समय तक सर बहुत ठंडा रहा, न्यूज़ बेस्ड ये चलता हुआ दिखा। जब भारत पाक में हुआ युद्ध तो यहाँ पे क्योंकि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी कंपनी है तो इसके नाम पर ये स्टॉक भागा। लेकिन इसके रिजल्ट जो रहे ना सर, लगातार मैं इसके रिजल्ट्स को देख रहा हूँ, बहुत खास देखने को मिले नहीं है यहाँ पर रिजल्ट। आपके हिसाब से फंडामेंटली इस स्टॉक को किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ इसी के बिना पर हम लोग इसमें खरीदारी कर सकते हैं कि ये ड्रोन बनाती है कंपनी? देखो वो एक रीजन नहीं होता है सिर्फ ड्रोन बनाती है इसलिए लेना चाहिए। ऑब्वियसली जी थोड़े फंडामेंटल नो वैल्यूएशन पे फोकस करना चाहिए। कभी जी। भी क्या होता है, कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाती है बट उसमें वो प्रॉफिटेबल हो नहीं पाते, तो वो कंपनी में आप शेयर होल्डर बनते हो तो वहां पे थोड़ा सा आप नो हाई रिस्क ले रहे हो। जब भी कंपनी को टर्नअराउंड होता है तभी शायद वहां पे थोड़ा सा अच्छा नो मोमेंटम आ सकता है प्राइस में। बट मुझे लगता है कि लास्ट आप देखो लास्ट 4 या 5 क्वार्टर्स में देख रहा हूँ कंपनी के पास ज्यादा कुछ मोमेंटम है नहीं है और लॉसेस बढ़ी जा रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी ऑन द टॉप लाइन आल्सो इज अंडर प्रेशर। तो बेटर टू अवॉइड दिस स्टॉक, सिंपली वो जो ड्रोन के हिसाब से नहीं जाना चाहिए। और एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजी जो मेरी कंपनी आज पिक भी रहेगी, वो स्टॉक बेटर लग रहा है मुझे, जहाँ पे वो ड्रोन में भी इन्वेस्टेड है और एआई डिफेंस में भी इन्वेस्टेड है और बहुत सारे डिफेंस के लिए वो सर्विसेज भी प्रोवाइड। ठीक तो है। वो भी अल्टरनेटिव स्टॉक व्हिच इज कॉल्ड एज जेन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो आपके इससे बेटर ये है कि जेन टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना चाहिए बनिस्पत इंडिया फोर्स टेक्नोलॉजी के। यहाँ पर आखिरी स्टॉक हल्दर जी, डीसीएक्स सिस्टम के ऊपर आपकी क्या सलाह रहेगी? डीसीएक्स सिस्टम के ऊपर देखिए बेसिकली मल्टीपल रेसिस्टेंस है और मुझे लगता है कि अभी नीचे भी आना बहुत बाकी है। ज़्यादा बड़े कंपनी नहीं है, 3,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स भी डाउन ही है, ऑलमोस्ट 26% के आसपास नेगेटिव सेल्स साइड में है। लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 24% नेगेटिव रिटर्न भी दिया है। और जिस तरीके से स्टॉक का पैटर्न है, मैं ऐसे कंपनी में रिकमेंडेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि एक बार फिर से 245 टू 40 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल भी है काउंटर में। तो एक बार जिनके पास है आप एक बार करेंट जोन से एग्जिट करके जा सकते हो। अदरवाइज फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 251। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है, अगर स्टॉक घूम के फिर से सस्टेन भी होना तो मैक्सिमम वो 295 के ऊपर होने वाला है। 295 के ऊपर फिर से स्टॉक 350 जा भी सकता है, लेकिन स्टॉक का पैटर्न बहुत खराब है। सो इसलिए इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है ऑल टाइम, तो इसलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप एक बार 240 का इन द अनदर पर्सपेक्टिव 240 का आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। कभी भी अगर 285 290 के आसपास आता है तो एक बार एग्जिट कीजिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हल्दर जी आपसे एक सवाल, यहाँ पे जो तमाम स्टॉक्स हमने बताए डिफेंस के, कोई ऐसा एक स्टॉक जो आपको लगता हो कि भाई अभी फिलहाल के लिए निवेश के लिए अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर निवेशकों को देखना चाहिए, एक अच्छा अपसाइड बनता हुआ दिख सकता है? सर ऐसा अभी तो कोई स्टॉक स्पेसिफिक नहीं है। स्टॉक है आई थिंक आपने कवर नहीं किया, गार्डन रीच। गार्डन रीच नहीं सर, मैंने पूछा था ये सवाल, मैंने ओके क्वेश्चन। ओके। जी सो गार्डन रीच मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था ऑलरेडी एक बार आ चुका है। लास्ट दिन एक डिप लगाया था ऑलमोस्ट 2940 के आसपास। तो आप एक बार आपके वॉच लिस्ट में रखिए इसको। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, हमने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी रिकमेंड दिया है। बाइंग लेवल रहेगा इसका 2850 से लेके 2900 के आसपास। कभी भी अगर इसके नीचे आता है उस केस में आपको बाय करना है, अभी तुरंत नहीं। अब मुझे लगता है कि जिस तरीके से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आ रहा है यहाँ पे और भी थोड़ा नीचे डाउन साइड पॉसिबिलिटीज है। इस केस में मेरा टारगेट रहेगा 3250 और उसके बाद ऑल टाइम हाई। और मुझे लगता है कि इसमें आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2550 के आसपास। डिस्क्लेमर ये ऑलरेडी क्लाइंट को हमने रिकमेंड किया है। आई थिंक प्रशांत सर बहुत बिजी है, उनको पहले थोड़ा छोड़िए आप। हाँ बिल्कुल, मैं प्रशांत सर के पास ही आ रहा था क्योंकि आखिरी सवाल यही जोड़ते हुए लेना चाह रहा था मैं प्रशांत सर से। सर एक स्टॉक जो आपको डिफेंस में पसंद आ रहा है और आपकी पिक।
और जो डिफेंस के ऊपर हमने जब जस्ट बात किया था, जेन टेक्नोलॉजीज, वो एक मेरा स्टॉक है जो डिफेंस में भी है और टेक्निकली मुझे लगता है कि स्टॉक यहाँ पे परफॉर्म कर सकता है। मॉर्निंग में कॉल जनरेट किया था ऑलमोस्ट 1940 के आसपास, और स्टॉप लॉस था 1880 के आसपास, और टारगेट है 2180 टू 2200, वेरी शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने का व्यू है मेरा यहाँ पे। सेकंड स्टॉक है लाल पैथ लैब, जो एक डायग्नोसिस सेंटर में है, मुझे लगता है कि वहाँ पे अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 2800 के आसपास रिकमेंडेड था विद स्टॉप लॉस ऑफ 2740, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस है ट्रेडिंग के हिसाब से, और टारगेट रहेगा 2940 और 3000 के आसपास। तो ये 10 से 15 दिन का व्यू है। ये दो स्टॉक्स मेरे लिए आज टेस्ट पे मेरे ट्रेडर्स के लिए, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए मैंने जनरेट किया है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम तरह की जानकारी आपने साझा करी। उम्मीद करेंगे फिर आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। तो एक बार हम लोग प्रशांत सर की एक बार पिक दिखाते अपने व्यूअर्स को, क्योंकि अभी उनको जल्दबाजी में जाना था, तो एक बार हम लोग फ्लैश कर देते दोबारा से। तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स की बात करते हैं, खरीदारी की सलाह दी जा रही है यहाँ पे, और यहाँ पर जो टारगेट है वो 2940 से लेके 3000 का लक्ष्य दिया जा रहा है। स्टॉप लॉस आपको 2740 रुपये का रखना है, स्टॉप लॉस नहीं भूलना है यहाँ पे। इसके अलावा दूसरा स्टॉक कौन सा था वो भी हम लोग बताए थे, जेनटेक टेक्नोलॉजीज। देखिए अभी बात हम लोग डिफेंस की कर रहे थे, तो उन्होंने इस स्टॉक के बाद जिक्र किया इसके बारे में। जो लक्ष्य रहेगा 2180 से लेकर 2200 के आसपास, 2200 का लक्ष्य रहेगा।